जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक बायोलॉजी में नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, आनुवंशिकता। यहाँ पे लिखा हुआ आनुवंशिकता तथा जैव विकास। आनुवंशिकता के मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाने वाले गुण को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी के मतलब क्या होता है कि माता पिता या दादा दादी का जो गुण है वो बच्चा में आता है, उसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता। एक चीज़ और है आनुवंशिकता में कि आनुवंशिकता यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे उसके बाद इस तरह का है, यहाँ पे इसके बाद इस तरह का है, और इसके बाद इस तरह का, और इसके बाद इस तरह का। यानी इसका मतलब है कि आनुवंशिकता में 3 जनरेशन तक, यानी कि दादा का जो गुण है वो 3 जनरेशन आगे तक जाएगा। आनुवंशिकता के मतलब यही होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जैव विकास। क्या है, जैव विकास। जैव विकास का मतलब कि आनुवंशिकता से ही धीरे धीरे जीवों का क्या होता है, विकास होता है। जैसे आनुवंशिकता में एक चीज़ और है कि जो माता पिता का गुण होता है उससे भी थोड़ा थोड़ा कुछ हट के बच्चा में गुण जाता है। उसी तरह परिवर्तन होते होते नया जीव जंतु का, यानी नया मनुष्य या नया कोई भी जानवर जीव का निर्माण हो जाता है। यानी कुछ न कुछ भिन्नता माता पिता से कुछ न कुछ अलग होता है, तो उसी तरह से क्या होता है, बच्चा का निर्माण हो जाता है। तो उसको कहते बोलते हैं जैव विकास, माने नए तरह के जीव का निर्माण इसी तरह से होता है। हाँ, इसका मतलब यही है कि मतलब मान ली कि दादा के गुण माता पिता में है, उसके बाद और इसी आगे तीन जनरेशन तक जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे आनुवंशिकता का जो जनक है वो आनुवंशिकता का जनक मेंडल है। कौन है, मेंडल। उसके बाद है कि आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है, आधुनिक आनुवंशिकता, आधुनिक आनुवंशिकता का जनक टीएच मॉर्गन है। कौन है, टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। हाँ, आनुवंशिकता के जनक मेंडल, लेकिन आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है, टीएच मॉर्गन है। हाँ, यहाँ पे आधुनिक आनुवंशिकता के जनक टीएच मॉर्गन है और ऐसे आनुवंशिकता के जनक मेंडल होते हैं। ठीक। यहाँ पे टीएच मॉर्गन ही गैमेट सूत्रता का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, टीएच मॉर्गन गैमेट सूत्रता का सिद्धांत दिया। क्या दिया, गैमेट सूत्रता का सिद्धांत दिया। किस चीज का, और कहा कि क्रोमोसोम ही आनुवंशिकता का क्या है, आधार है। क्रोमोसोम का चीज का आधार है, क्रोमोसोम ही किस चीज का आधार है, आनुवंशिकता का आधार है। क्या है, आधार है। हाँ, उसके बाद कृत्रिम जीन और जीन संश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है, हरगोविंद खुराना। कृत्रिम जीन और जीन संश्लेषण का सिद्धांत हरगोविंद खुराना ने दिया है। हाँ, हरगोविंद खुराना ने दिया। यहाँ पे टीएच मॉर्गन का क्या कहना है, गैमेट सूत्रता, क्रोमोसोम, हाँ गैमेट सूत्रता ही, हाँ गैमेट सूत्रता का सिद्धांत दिया। उसके बाद क्या बोला कि क्रोमोसोम ही आनुवंशिकता का क्या चीज है, मुख्य आधार है। माने जो जेनेटिक्स का जो मेन हिसाब किताब है, यानी जो लक्षण माता पिता के आता है, उसमें जो मेन है क्रोमोसोम। हम लोग के अंदर क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है। हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्रोमोसोम होता है। ठीक। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि टीएच मॉर्गन, हाँ टीएच मॉर्गन क्या बोला कि क्रोमोसोम ही आनुवंशिकता का क्या है, आधार है। कौन बोला था, हाँ टीएच मॉर्गन क्या बोला था कि आनुवंशिकता ही, क्रोमोसोम ही आनुवंशिकता का क्या है, आनुवंशिकता का क्या है, आधार है। क्या बोला, टीएच मॉर्गन। अब यहाँ पे हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में, किस चीज के बारे में, कोशिका के बारे में, तो हम लोग पढ़े थे क्या, कोशिका में हम लोग पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, वैक्यूल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, उसके बाद लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल्स, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को जब बड़ा करके देखा जाता है, क्या करके, बड़ा, तो उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाँ न्यूक्लियस को जब हम लोग बड़ा करके देखते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को जब हम लोग खींचते हैं तो इस तरह की आकृति दिखाई देता है। किस तरह के, इस तरह के। हम लोग कोशिका चैप्टर में पढ़े थे। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, डीएनए।
और डीएनए को क्या करते हैं और खींचते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग क्या आता है, हाँ जीन, क्या है, जीन। हाँ, और जीन ही ये निर्धारित करता है जो माता पिता का गुण है वो बच्चा में क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। कौन निर्धारित करता है, जीन। यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्या जोड़ा है, 23 जोड़ा। और यहाँ पे क्रोमोसोम को जब हम लोग खींच के काची कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो ये क्या है, डीएनए, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। जीन से ही क्या पता चलता है, माता पिता को जो लक्षण है वो बच्चा में जाना चाहिए, ये जीन का काम है। तो ये हम लोग पढ़े तो कौन चैप्टर में, हाँ सेल चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ पे विभिन्नताएं के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्नताएं के प्रकार, उसके बाद कायिक और क्या है, आनुवांशिक विभिन्नता तथा उनका संचयन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्नताएं, विभिन्नताएं का मतलब होता है कि एक ही माता पिता के संतान होने के बावजूद भी बच्चे में क्या पाया जाता है, भिन्नता पाया जाता है। उनके रंग रूप में, उनके हाइट में, उनके रहन सहन, उनका विचारधारा, सोच, ये सब चीज हम लोग को क्या मिलता है, देखने को मिलता है। एक ही माता पिता के संतान हैं, मान लिया जाए कि एक माता पिता के 3 संतान हैं। कैसे संतान हैं, 3। अब उसमें 3 है तो एक काला टाइप के है, एक क्या है, गोरा है। उसके बाद ये तो हो गया वर्ण, क्या हो गया, वर्ण। ये हम लोग को अक्सर गांव देहात में देखने को मिलता है। गांव देहात का मतलब जहां पे भी आदमी है, या अगर 5 भाई है तो वहां पे पांचों में क्या मिलता है, भिन्नता देखने को मिलता है। भिन्नता क्या मिलेगा देखने को, भिन्नता यही रहेगा तो उनका रंग रूप यानी कलर में भी चेंजिंग रहेगा। उसके बाद उसका सोच में भी चेंजिंग रहेगा। उसके बाद हाँ, उसका आंख का जो कलर है उसमें भी चेंजिंग दिखेगा। किसी का आंख भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का बुल्लू होता है। तो यहाँ पे हम लोग को एक माता पिता के संतान होने के बावजूद भी क्या दिखता है, हाँ भिन्नता दिखता है। और यही भिन्नता एक दिन क्या होता है, नया जनरेशन का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कि माता पिता के संतान होने के बावजूद भी माता पिता का पूरा गुण नहीं होता है, कुछ ना कुछ अवश्य भिन्नता देखने को मिलता है। और उसमें भी सभी बच्चे जन्म लिए, सब में अलग अलग तरह के क्या होता है, भिन्नता होता है। तो विभिन्नताएं ही नया जनरेशन का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विभिन्नताएं के 2 प्रकार हैं, एक जननिक और एक क्या होता है, कायिक। एक विभिन्नता है कि आपको जन्म के टाइम ही आपको देखने को मिलेगा। आप जन्म लिए उस समय आपको विभिन्नताएं देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक हाँ जननी के मतलब होता है कि जैसे माता पिता के अंदर गुण है, हाँ वो मतलब है। लेकिन एक भिन्नता होता है कि कुछ टाइम के बाद, जैसे यहाँ पे हाइट, यहाँ पे क्या है, हाइट का हिसाब किताब, यहाँ पे क्या, हाइट हो गया। उसके बाद शरीर में जो चेंजिंग है वो देखने को मिलता है। जैसे हाँ इसका मेन हिसाब किताब कायिक माने काया का भिन्नता। जैसे अगर इन्वायरमेंट का लिया जाता है, जैसे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, चाहे फिर जिम्बाब्वे हो गया, इस सब जगह पे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो वहाँ के अगर भारत के लोग भी अगर गोरे रहेंगे तो वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो कायिक विभिन्नता में आता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से, भोजन के हिसाब से अगर भिन्नता दिख रहा है तो कायिक विभिन्नता में आएगा। तो भिन्नता कै प्रकार के होता है, 2 प्रकार के, एक जननिक और एक होता है कायिक। जननिक के मतलब कि जो माता पिता के जो गुण है वो आपके अंदर भी है और आपको जन्म लेने के बाद दिखने रहेगा। लेकिन कुछ भिन्नताएं हैं कि जगह के हिसाब से, खाना के हिसाब से, यानी भोजन के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो कायिक विभिन्नताएं हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि आनुवांशिक विभिन्नता तथा उनका संचयन। हाँ कथी बोल रहा है यहाँ पे हाँ बोल रहा है कि आनुवांशिक विभिन्नता तथा संचयन माने जो जेनेटिक विभिन्नता होता है वो भी अलग अलग रहता है। जेनेटिक विभिन्नता के मतलब कि हाँ मतलब एक ही माता पिता के संतान होने के बावजूद भी उनमें क्या रहता है, भिन्नता रहता है। और कुछ ऐसा भिन्नता रहता है जो अलग टाइप का होता है, उसका बोल रहा है तथा संचयन। और यही विभिन्नताएं हैं जो एक दूसरे में संचय होते होते क्या होता है, न्यू जनरेशन का क्या करता है, निर्माण। न्यू जनरेशन का क्या करता है, निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि जैसे एक माता पिता के 2 संतान हैं या 5 संतान हैं, अब उसमें पांचों में एक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन करने की ताकत है, या कोई चीज़ को एक बार में याद कर लेता है, और 4 के अंदर वो लक्षण नहीं है। अब उससे जो बच्चे जन्म लेंगे तो थोड़ा सा अलग हिसाब किताब रहेगा। या रंग रूप में भी मान ली कि माता पिता काला हैं, अब जो उनका बच्चा है उनमें थोड़ा सा गोरा वाला लक्षण आया, उसी तरह फिर उसके बच्चे में आया। तो इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से विभिन्नताएं होते होते
एक न्यू जनरेशन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वही बोल रहा है कि आनुवांशिक विभिन्नता तथा उनका संचयन, हाँ ऐसे भिन्नता होते होते क्या होता है, एक न्यू जनरेशन का निर्माण होता है और संचयन होता है। अब हम लोग मेंडल का संकर सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेंडल का संकर सिद्धांत। इसमें मेंडल ने दो बड़ा बड़ा टी लिया और दो छोटा टी लिया, और इसमें यानी कहने का मतलब है कि एक लंबा प्रजाति के पौधा लिया और एक बौना प्रजाति के पौधा लिया। किस प्रजाति का? मेंडल ने क्या किया, मटर का एक पौधा लिया, हाँ, और उसमें एक लंबा प्रजाति और एक बौना, और इसमें क्या करवाया, क्रॉस करवाया। क्या करवाया? क्रॉस। अब जब यहाँ पे क्रॉस करवाया तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, हाँ इधर से ही आया और इधर से यहाँ पे, तो एक बड़ा टी और एक रहेगा स्मॉल टी। अब यहाँ पे आने के बाद इस तरह से क्रॉस करवाया, यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर बड़ा टी और छोटा टी यानी लंबा और बौना में जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो 50-50 का ही रहेगा, 50% लंबा होने का चांस और 50% बौना होने का चांस। उसके बाद क्रॉस इस तरह से हुआ, टी टी, उसके बाद टी टी, यहाँ पे जाइगोट है, जुग्मनज, हाँ यहाँ पे क्या करवाया, क्रॉस करवाया। अब टी टी से क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या होता है, दो बड़ा टी होगा। अब यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएंगे तो एक बड़ा टी एक छोटा टी, उसके बाद यहाँ से यहाँ करवाएंगे तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी, उसके बाद यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएंगे तो डबल छोटा टी होगा, यही ना होगा। फिर से एक बार, एक बड़ा टी है और एक बड़ा टी है, तो क्रॉस कराएंगे तो टी 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 होगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएंगे तो एक बड़ा टी एक छोटा टी, यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं तो हाँ यहाँ से एक बड़ा टी एक छोटा टी। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टी है छोटा टी, तो पहले हम लिख दिए, क्या लिख दिए पहले, तो उससे घबराना नहीं है। यहाँ पे जो इसको आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, बात बराबर है। उसके बाद यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएं तो क्या हुआ, डबल छोटा टी हो गया, ठीक। अब इससे क्या पता चलता है कि एक जो पौधा रहेगा से कैसा रहेगा, लंबा रहेगा। कैसा रहेगा बाबू, लंबा रहेगा, ठीक। अब ये जो है से क्या है, हाँ ये तो क्या था, लंबा, ये था लंबा, और एक क्या है, ये भी लंबा रहेगा, क्या रहेगा, लंबा, और ये भी क्या रहेगा, लंबा, और एक क्या रहेगा, बौना। एक चीज और है, ये लंबा नहीं है, मतलब ये इसको अशुद्ध लंबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अशुद्ध लंबा। और इसको क्या बोला जाएगा, इसको भी अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। इसको क्या बोला जाएगा, शुद्ध लंबा, और इसको शुद्ध बौना बोला जाएगा, ठीक। यानी इस क्रॉस से हम लोग को क्या मिला, जब हम लोग क्रॉस करवाएं तो एक में क्या है कि यहाँ पे एक पौधा किस तरह का होगा, पूरा लंबा गुण होगा। जब बड़ा टी और बड़ा टी में जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे यानी लंबा, हाँ तो क्या होगा, मतलब लंबा होगा। अगर हम लोग बड़ा टी और छोटा टी यानी कि लंबा पौधा और बौना पौधा को क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, इस तरह का होगा। लंबा भी हो सकता है, बौना भी, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट करता है यानी लंबा गुण, सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन रहता है, डोमिनेट कौन करता है, लंबा गुण वाला सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यही चलते हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अशुद्ध लंबा। क्या बोलते हैं, अशुद्ध लंबा। इसको भी क्या बोलते हैं, अशुद्ध लंबा, हाँ यानी लंबा गुण वाला सबसे ज़्यादा प्रभावी है। यहाँ पे क्या है, एक बौना बना, यानी यहाँ पे क्या है, एक है से पूरा लंबा गुण वाला है, और ये भी क्या है, लंबा, ये भी क्या है, लंबा। तो यहाँ पे तीन जो है लंबा होने का गुण है, और एक काची है बौना होने का, यानी कि 75% क्या है, लंबा होने का चांस है, और 25% क्या है, बौना होने का चांस है। इसी को बोलते हैं क्या, लक्षण प्रारूपी गुण। ये आपको बाहर से लक्षण दिख जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूपी गुण। इसको क्या बोलेंगे, लक्षण प्रारूपी गुण। यहाँ पे एक चीज और है, ये जो है एक लंबा टी है, एक क्या है, एक लंबा एक छोटा है। अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे बड़ा टी है, एकदम क्या है, अलग है, तो इसका 1 होगा, 1 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे
दो गो अशुद्ध लंबा है, दो ठो क्या है अशुद्ध लंबा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1:2, और यहाँ पे एक शुद्ध बौना है तो यहाँ पे क्या होगा 1:2:1। इसका मतलब ये है कि एक यह है लक्षण प्रारूपी गुण यानी कि फेनोटाइप, फिनोटाइप, और ये जो है 1:2 इसको क्या बोलते हैं जीनोटाइप, यानी कि जीन प्रारूपी गुण, जीन प्रारूपी गुण बोलेंगे, क्या बोलेंगे जीन प्रारूपी गुण बोलेंगे। यहाँ पे इसमें क्या है 25% लंबा होने का, उसके बाद 50% संकर नस्ल होने का, और 25% बौना होने का चांस है। क्या है बौना होने का, ये 100% हो गया। यानी क्रॉस से हम लोग को यही फायदा है या यही निकलता है। इसका मतलब यही है कि अगर हम लोग दो बड़ा टी रहेगा यानी एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, हाँ चाहे तो लंबा होगा चाहे तो पौधा क्या होगा संकर नस्ल के। यानी हम लोग को एकरा में एक फायदा है कि जब दो नस्ल को हम लोग एक साथ क्या कराते हैं क्रॉस, तो एकरा में उसमें एक नया पौधा का निर्माण होता है। क्या होता है नया, उसी को बोलते हैं क्या संकर नस्ल के पौधा। जो दो को क्रॉस कराने के बाद तीसरा जो उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोलते हैं संकर नस्ल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है एक लंबा गुण था एक बौना गुण था, लेकिन यहाँ पे जो निकल के आया एकरा में एक अलग क्या है संकर नस्ल जो अलग तरह के है, बड़ा भी गुण है बड़ा वाला भी और छोटा वाला गुण। यानी बड़ा यहाँ पे बड़ा टी का चीज दर्शा रहा है बड़ा होने का, और छोटा टी हाँ छोटा होने का, तो इसमें एकदम अलग तरह के क्या होगा पौधा का निर्माण होगा। तो इसको क्या बोलेंगे संकर नस्ल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइब्रिड, HB हाइब्रिड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हाइब्रिड, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग के एग्जाम में यही पूछता है कि जीनोटाइप का अनुपात क्या हो गया और फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा। अगर हम लोग को लक्षण प्रारूपी गुण का अनुपात पूछेगा तो 3:1, और अगर हम लोग को जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूपी गुण तो यहाँ पे 1:2:1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1:2:1। ये तो यहाँ पे हम लोग मतलब एक एक पौधा को हम लोग क्रॉस करवाएं, आगे हम लोग को द्विलिंगी रहता है। क्या रहता है द्विलिंगी, वहाँ पे हम लोग को क्रॉस कराना होता है। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।